अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज हम डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसे हम मर्दाना कमज़ोरी भी कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या वजूहात हैं, क्या टेस्ट हैं और क्या ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी को वो लोग जो मर्दाना कमज़ोरी के मर्ज़ में लाहक हैं, अपने आप को बेहतर और हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा मर्द जो अपनी औरत को हमल में ना ला सकता हो, वो मर्दाना कमज़ोरी की डेफिनेशन में आता है। यानी कि अ मैन हु हैज़ अ पुअर चांस टू इम्प्रेग्नेट हर फीमेल पार्टनर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कंजेनिटल वो कॉजेज़, यानी कि पैदाइशी मसले, यानी अनडिसेंडेंट टेस्टिस, यानी वो बच्चे जिनके टेस्टिस अपने नीचे स्क्रोटम में नहीं होते, एब्डोमेन में आ जाते हैं, और अगर उनको 1 साल के अंदर दोबारा नीचे ना आए तो ऑपरेट करके लाना ज़रूरी है, वगरना वो टेस्टिस सिकुड़ जाएंगे, एट्रोफाइड हो जाएंगे और वो स्पर्म पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। सेकंड फैक्टर, हमारे पास जेनेटिक कॉजेज़ आ जाते हैं, स्पेशली जिनको हम जीनियाती बीमारियां कह सकते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ सकता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं, यानी कि ज़्यादा गर्म मौसम या ऐसे जगह जहां आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत हॉट है, आप ईंटों के भट्टों में काम करते हैं, स्टील कंपनीज में, या आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं अपनी जेनिटल्स के ऊपर रख के, या मोबाइल को यूज़ करते हैं अपने जेनिटल्स के पॉकेट में रखते हैं, जो जेनिटल्स के बहुत टेस्टिस के करीब रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह बन सकती हैं। फिर वेरिकोसील्स आ सकती हैं, यानी कि आपकी नसों का, खून की नसों का सूज जाना अराउंड द टेस्टिस एंड योर पीनस इवन। फिर हाइड्रोसिल टेस्टिस, कोई चोट लगना, ट्रॉमा होना, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाना टेस्टिकल्स के और उसको प्रॉपर ट्रीट ना करवाना। इसके बाद इन्फेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर देखा जाए जिन बंदों को या जिन बच्चों को कन पेड़े होता है, मम्स जिनको कहते हैं, वो अगर अपने आप को हाइड्रेट ना रखें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो टेस्टिकल एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाए, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, जिसे ओकाइटिस हम कहते हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के होने के बहुत से चांसेस हैं। फिर हम अपनी लाइफ में टाइट क्लोथ्स का इस्तेमाल करें, स्पेशली टाइट अंडरवियर्स का इस्तेमाल करने से उनका टेम्परेचर रेज रहता है और वो डिक्रीज स्पर्म काउंट की तरफ चले जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें वजह नज़र आती है तंबाकू नोशी, अल्कोहल बेवरेजेस आ जाते हैं, डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ आ सकती है, पेरिफेरल डिजीज़ आ जाती हैं, यानी कि खून की नसों में सिकुड़ना, जिसकी वजह से नफ्स का इरेक्शन पावर जो होती है, वो पीनस की इरेक्शन पावर वो भी कमज़ोर हो जाती है, और एक रीज़न बन सकती है कि प्रॉपर इंडक्शन ऑफ द स्पर्म इनटू द सर्विक्स नहीं हो सकता, जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं होती। फिर हमारे पास कुछ ऐसी अद्वियात आ सकते हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने स्पर्म के काउंट्स को डिक्रीज़ करते हैं, उनकी स्ट्रेंथिंग पावर को, मोटिलिटी को कम कर सकते हैं। जिस तरह हम बीटा ब्लॉकर्स हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं, और कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट। ये कुछ एग्जांपल हैं जो हमारी इनफर्टिलिटी की, मेल इनफर्टिलिटी की रीज़न बन सकती है। इसके साथ साथ हमारी लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हमारी एक बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, और स्पेशली हार्मोन्स की कमी, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ पेशेंट को जिनके जेनेटिकली इंड्यूस होते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंटली या ड्रग इंड्यूस कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ओलिगोस्पर्म या डिक्रीज स्पर्म काउंट हो जाता है, जो कि इनफर्टिलिटी का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें क्या वो टेस्ट हैं कि जिनके साथ हम डायग्नोस कर सकते हैं अपनी इनफर्टिलिटी को, मेल इनफर्टिलिटी को, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी में सीमन एनालिसिस आ सकता है। ये वो इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि बेसिस है सारी डायग्नोसिस की। इसमें अगर आपका स्पर्म काउंट लेस दैन 40 मिलियन पर मिलीलीटर होता है, इसका मतलब देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस और द रिस्क रेयरिटी दैट यू कैन इम्प्रेग्नेट योर वुमेन। सेकेंड, मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। pH ऑफ द स्पर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसके टेम्परेचर इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। सो दीज और इन्फेक्शंस, अगर इन्फेक्शन आपको उसमें आता है, यू हैव टू ट्रीट इट जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि वो उसके pH को ख़राब कर रहा है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से स्पर्म मर जाते हैं अंदर ही। इसके साथ साथ हमारे कुछ हार्मोन टेस्ट आते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, LH, FSH लेवल, जो कि इम्पोर्टेंट है टू डायग्नोज वेदर
कि स्पर्म काउंट इन हार्मोन्स की लैक की वजह से तो नहीं कम हो रहे। फिर इसके साथ रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को रूल आउट करते हैं, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से स्पर्म आ ही नहीं पाता बाहर, क्योंकि पीछे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, पीछे रास्ता बंद किया हुआ है, और आधा से ज़्यादा जो आपका मादा है, द सीमन फ्लूइड है, वो रेट्रोग्रेटेडली थोड़ा सा बाहर और फिर आपके मसाने में जा रहा है, वो कहीं कॉज तो नहीं है। फिर आपने फिज़िकल फैक्टर्स को, हिस्ट्री के फैक्टर्स को इम्प्रूव करना होगा कि क्या अगर आपके सारे टेस्ट, एक फैक्टर अगर आपके सारे टेस्ट ठीक है लेकिन आप इम्प्रेगनेट नहीं कर पा रहे, दूसरा फैक्टर आपके टेस्टों में प्रॉब्लम है और आप इम्प्रेगनेट नहीं कर पा रहे। अगर आपके फैक्टर सारे ठीक हैं, यू आर नॉट अ स्मोकर, यू डोंट हैव एनी इन्फेक्शन प्रीवियस लाइक मम्स नहीं है, कोई आपको ऑर्काइटिस नहीं हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुई, आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आप हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट ले रहे हैं जो कि विटामिन सी, डी एंड ई और क्यू एंजाइम के साथ रिच है, आप फोलेट रेगुलरली ले रहे हैं, इसके बावजूद अगर आप इम्प्रेगनेट नहीं कर पा रहे तो देन देयर सम फिजिकल problems between you and your partner. That might be emotional. Second might be you might be using some barriers like lubricants, especially including saliva and other spermicidal lubricants. Third, condoms. So you have to have these things ruled out कि क्या हमारे ये फैक्टर्स रूल्ड आउट हैं। लेकिन जो पेशेंट जिनके टेस्टों में प्रॉब्लम आई है, उनके ऑर्गेनिक डिजीज़ रूल आउट हुई है, या वो इन्फेक्शन है, या टेस्टिस आपके प्रॉपर स्पर्म पैदा नहीं कर पा रहे, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है रास्ते में जिसकी वजह से स्पर्म बाहर प्रॉपर नहीं आ रहे, प्रॉपर तादाद में बाहर नहीं आ रहे, ऐसे पेशेंट के लिए लाजमी है कि वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करें, रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ करवाएं, ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करवाएं। उसके लिए अगर उसे माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं, या एस्पायरेशन ऑफ द हेल्दी स्पर्म करवाना पड़ता है, तो वो करवा के अपनी औरत को इम्प्रेगनेट कर सकता है, फीमेल पार्टनर को इम्प्रेगनेट कर सकता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि there is no other things, there is no organic disease, some must be involved in psychological factor, the stress factor, the anxiety which may cause premature ejaculation. Second, healthy lifestyle, और the person must have a stamina. ये कब आता है? जब आपकी पावर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, वो आपकी एक्सरसाइज जिसमें कीगल एक्सरसाइज आ जाती है। सेकंड, आपकी हेल्दी डाइट आ जाती है जिसमें वो मस्ट कंटेन द सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन सी, डी, ई, क्यू एंजाइम एंड फोलेट। थर्ड, आपकी अवॉइडेंस आ जाती है, आपने परहेज़ करना है ऐसे कपड़े जो टाइट हो, बल्कि कोशिश करें कॉटन के कपड़े पहने, कॉटन का अंडरवियर पहने, और कंफर्टेबल जोन में हो, यानी कि थोड़ा सा लूज़ हो, टाइट कपड़ों से अवॉइड करें। फिर आपकी इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन हैं उनके टेस्ट करवाएं, उनके कल्चर करवाएं और उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक से ट्रीट करें। इसके बाद ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल ना करना। अगर आपके फिजिशियन ने कोई ऐसी मेडिसिन दी है तो डू डिस्कस हिम कि आई वांट टू इंक्रीज़ माय फैमिली। सो उसके लिए अगर मैं कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हूँ जैसे कि बीटा ब्लॉकर, मेथोट्रेक्स और कुछ एंटीबायोटिक्स या सिमिटिडीन, जिनकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, तो प्लीज़ गिव एन अल्टरनेट ऑप्शन टू दोज ड्रग्स, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूँ। सो ये फैक्टर्स को बेहतर करने से हम ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। क्या हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं दे कैन हैव अ मैजिकल इफेक्ट इफ़ we have a borderline or borderline sperm count or borderline decreased sperm count? Yes, of course. Physician have this, there are some supplements जिनको लेने से आप बहुत बेहतर हो सकते हैं, जिनको मैंने पहले बयान भी किया था कि डाइट पे इंक्रीज़ कर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड कोएंजाइम Q10. सो दीज आर सप्लीमेंट्स विच विल इन्हांस योर फैक्टर। और इसमें कभी कभार अगर हार्मोन्स कम हो तो आपको IV टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमोकोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स भी देने पड़ते हैं, जस्ट टू मेक द हार्मोन लेवल्स इन जस्ट अ नॉर्मल पैटर्न, कि जहाँ पे आपको ये स्पर्म्स को आइडियल इन्वायरमेंट मिले, स्पर्म्स हेल्दी स्पर्म और मोटाइल स्पर्म पैदा करने के। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और ज़रूर इससे आप कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।